हमने जल्दी से दीपक को उठाया और उसे कंधे के सहारे से उसकी बाइक तक लेके आए। वो अभी भी कांप रहा था। इतने में वहाँ कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड आ गए और उन्हें हमारे हाथ में डंडा देख यूं लगा कि हमने दीपक की ऐसी हालत की है। बहुत बार हमने अपने आसपास या घरों में लोगों से सुना है, रात को मीठा लेके मीठा खा के बाहर मत जाना, नहीं तो भूत पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, रात को जो ऑनलाइन खाना आप तक पहुंचाते हैं उनका क्या? ऑनलाइन फूड डिलीवरी के ज़माने में कितना आसान हो गया है। घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर देना, टाइम भी कितना बचता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। घर बैठे अपनी पसंद का खाना, वो भी गर्मा गर्म। पर क्या कभी सोचा है इन डिलीवरी वालों के बारे में? जब ये रात को कहीं ऑर्डर डिलीवर करने जाएं और इन्हें कहीं भूत, प्रेत या राक्षस दिख जाए। नवरात्रि के दिनों में घर पर ज़्यादातर सबने व्रत रखे थे, जिसकी वजह से खाना भी सभी के लिए व्रत वाला बनता था। मेरे लिए व्रत का खाना भी नहीं बचा था उस दिन। मैंने कहा कि अपने लिए बाहर से कुछ मंगवा लेता हूँ। रात के 11 बज रहे हैं। मैंने कहा आप लोग अब कहाँ किचन में कुछ बनाने बैठोगे। उस दिन मैगी भी ख़त्म थी, नहीं तो वही बना लेता। खैर, मैंने ऑनलाइन खाना देखना शुरू किया कि इस वक्त क्या मिल सकता है, कितनी जल्दी मिल सकता है। 4-5 लोकेशन जो थी घर के आसपास दिखा रहा था, वहाँ से मंगाने में जल्दी भी आ रहा था खाना। मैंने एक मिनी थाली ऐड टू कार्ट की, ऑनलाइन पेमेंट की और ऑर्डर कंफर्म्ड। करते करते 11:15 के आसपास टाइम हो गया था। 5 मिनट बाद फ़ोन आता है, हेलो सर, आपका एड्रेस कहाँ पड़ेगा? मैंने अच्छे से घर का एड्रेस बताया और फ़ोन में कोई मूवी देखने लगा। दिखा रहा था ऑर्डर कि आधे घंटे में पहुंच जाएगा। मैं अपने फ़ोन में कोई हॉरर मूवी देख रहा था और भूख भी बड़ी लगी थी कि बस जल्दी से खाना आ जाए। मैं बार बार ऑर्डर को ट्रैक कर रहा था कि कब तक आएगा। तकरीबन 10-15 मिनट बाद ऑर्डर बन के तैयार हुआ और जो डिलीवरी करने आ रहा था उसका नाम था दीपक। ये बदला हुआ नाम है। ऑर्डर आना था हौस खास विलेज से। वहाँ रात में कई बार और रेस्टोरेंट हैं जो देर रात तक खुले रहते हैं। नौजवानों के बीच काफ़ी फेमस जगह है ये। मैंने दीपक को कॉल किया कि भाई कब तक आएगा। उसने कहा सर बस 15 मिनट में लेके आ रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। उसके फ़ोन काटते ही मैं दोबारा मूवी देखने में लग गया। मैं मूवी देखने में कुछ इस कदर खोया कि टाइम का पता ही नहीं चला। दीपक ने कहा था कि 15 मिनट में आ जाएगा, लेकिन उसे आधा घंटा हो चुका था और मैंने ऑर्डर ट्रैक किया तो वो अभी भी 7 मिनट दिखा रहा था। 12 बज चुके थे। मैं बाहर बालकनी में खड़ा था और सब कुछ शांत हो चुका था तब तक। ना कोई नज़र आ रहा था, ना कोई आवाज़ आ रही थी। मैंने दीपक को फ़ोन किया। 2-4 बार कोशिश करने के बाद उसका नंबर लगा। बेल पूरी बजी पर फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा से कॉल किया पर फिर वही, कोई जवाब नहीं। 2 मिनट बाद दीपक का कॉल आता है। मैंने कहा भाई कहाँ हो, इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए था। उसने कहा सर बस पहुंच गया हूँ, बीच रास्ते में बाइक में कुछ दिक्कत हो गई थी और अभी आपके घर से थोड़ी दूरी पर खड़ा हूँ। मुझे एड्रेस में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा भाई आप कहाँ पे खड़े हुए हो, पहले ये बताओ। उसने बताया कि एक पानी की टंकी है, यहाँ बड़ी सी पानी की टंकी है और एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है, उसी के नीचे खड़ा हूँ। मैंने कहा हाँ सही जगह हो। मैंने उसे बताया कि यहाँ से कैसे कैसे आ सकते हो। उसने कहा ठीक है, आप फ़ोन मत काटना। मैंने कहा ठीक है। मुझे कुछ खटर पिटर की आवाज़ आ रही थी, पता नहीं क्या कर रहा था वो। मेरे पीछे से भाई आया, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ा है? मैंने कहा तो भाई ऐसे कौन डराता है। उसे बताया वो मैंने खाना ऑर्डर किया है तो डिलीवरी वाले बंदे का फ़ोन आया था, उसने कॉल किया था, उसी के साथ लाइन पर हूँ। मुझे इंतज़ार करते करते 5 मिनट हो चुके थे, जबकि मेरा घर वहाँ से 2 मिनट की दूरी पर भी नहीं था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी।
मैं यहाँ से हेलो हेलो बोले जा रहा था, पर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कुत्तों की आवाज़ लगातार आ रही थी। खाना ऑर्डर किए मुझे 1 घंटा होने को आया था। अब तो मेरी भूख भी मर चुकी थी। मुझे ना जाने क्यों उस वक्त थोड़ा अजीब लग रहा था। पता नहीं क्यों मन बैठा जा रहा था। इतने में भाई फिर से आया। क्या हुआ, तेरा ऑर्डर कहाँ है? मैंने कहा पता नहीं, अभी तो वो पानी की टंकी के पास खड़ा था। भाई कहता चल नीचे चलते हैं, गाड़ी भी पार्किंग से निकाल के घर के सामने लगा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है चल। हम दोनों नीचे गए। गाड़ी को एमसीडी की पार्किंग से निकाल के घर के सामने लगाने वाले थे तो भाई ने कहा कि चल एक बार तेरा वो डिलीवरी वाला बंदा कहाँ है, उसे देख कर आते हैं। भाई ने गाड़ी कॉलोनी से बाहर की तरफ मोड़ ली। बाहर आते ही गाड़ी पानी की टंकी की तरफ मोड़ी और वहाँ डिलीवरी वाले बंदे की बाइक खड़ी दिखाई दी। मैंने अभी तक फ़ोन नहीं काटा था। मैं हेलो हेलो बोले जा रहा था, पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं। मैंने फिर फ़ोन काट के उसे दोबारा कॉल किया। बेल जा रही थी। भाई ने गाड़ी साइड में लगाई और हम गाड़ी से निकले। मोबाइल की रिंग सुनाई दे रही थी कि कहीं आसपास से ये आवाज़ आ रही है, पर दीपक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ स्ट्रीट लाइट कुछ दूरी पर थी। पेड़ की वजह से लाइट बहुत कम आ रही थी। भाई ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। बाइक में देखा तो अभी चाबी लगी हुई थी और उसका खाने का बैग भी खुला हुआ था। भाई जल्दी से गाड़ी की तरफ गया और वहाँ से एक छोटा सा डंडा निकाल के लाया। वो गाड़ी में एक छोटा सा डंडा रखता है। रात के सफ़र में कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। हम धीरे धीरे वहाँ देखते हुए जा रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ा आगे जाके वहाँ एक छोटी सी पार्किंग थी जहाँ पर कुछ खाना पड़ा हुआ था और वहीं उन कारों के बीच में दीपक गिरा पड़ा था। उसका फ़ोन भी वहीं बज रहा था। वो छटपटा रहा था। वो देखते ही हमारी हालत ख़राब हो गई। भाई कह रहा था इसे क्या हुआ? वो अपने हाथ के इशारे से ऊपर पेड़ की तरफ इशारा कर रहा था। वहाँ ऊपर पेड़ की तरफ पानी की टंकी पर एक परछाई नज़र आ रही थी जो कुछ खा रही थी। चबाने की आवाज़ आ रही थी। हमने जल्दी से दीपक को उठाया और उसे कंधे के सहारे से उसकी बाइक तक लेके आए। वो अभी भी कांप रहा था। इतने में वहाँ कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड आ गए और उन्हें हमारे हाथ में डंडा देख यूँ लगा कि हमने दीपक की ऐसी हालत की है। दीपक ने सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ पे भाई साहब का खाना लेके खड़ा था और घर का एड्रेस कंफर्म कर रहा था। तभी ऊपर पेड़ पर से कोई आदमी आया और मेरे खाने के बैग में से खाना निकाल के वापस ऊपर चढ़ने लगा। मैंने उसे पकड़ा और रोकना चाहा तो वो बिगड़ गया। उसने मुझे नीचे पटक के मेरे पैरों को खींचता हुआ वहाँ गाड़ियों के पीछे ले गया। मैं वहाँ छटपटा रहा था। वो मेरी छाती पर आके बैठ गया। तब मैंने उसका वो भयानक चेहरा देखा। उसके मुंह से लार टपक रही थी। मेरे सिर के पास उसने खाना खोला और मुझे चाटते हुए उसमें से मीठा खाने लगा और खाता खाता वापस ऊपर पानी की टंकी की तरफ चला गया। मैं सब देख रहा था। मेरी आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी, ना मैं हिल पा रहा था। वो जब वापस से पानी की टंकी पर चढ़ रहा था तो मुझ पे थूकने लगा और हंसते हंसते चला गया। इतने में आप लोग आ गए। तब मैंने आपको हाथ के इशारे से उसके बारे में बताया। सिक्योरिटी गार्ड उसे अपने बूथ तक लेके गए जहाँ वो रहते थे। उसको पानी पिलाया और उसके घर फ़ोन किया। उसकी बाइक को यहीं सिक्योरिटी बूथ के पास लगा के हम उसे पास ही के एक अस्पताल लेके गए जहाँ डॉक्टर ने उसे देखा और कुछ दवाइयाँ दी। मैंने उससे पूछा कि कहाँ रहते हो भाई, तो उसने कहा कि यहीं मालवीय नगर में। हमने कहा छोड़ के आ जाएं, बाइक तुम्हारी वहाँ सेफ है, कल दोपहर में आके ले जाना, अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। रात के 12:30 या पौने 1 बजे हम उसे वहाँ छोड़ने गए। मैंने पूछा भाई आप लोग रात में डिलीवरी करते हो तो ऐसे कभी पहले कुछ हुआ है या किसी और के साथ आपने सुना हो कुछ ऐसा? तो उसने बताया कि कुछ जगह होती हैं जहाँ हम रात को नहीं जाते। मैं भूल गया था कि मेरे बैग में खाने के सामान के साथ मीठा भी है, तो कहीं पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए था। मैंने सुना था कि रात में कहीं मीठा खा के या मीठा लेके नहीं जाना चाहिए, पर पता नहीं कैसे उस वक्त मैं भूल गया था कि मेरे बैग में मीठा है।
उस वक्त मुझे लगा कि शायद आज मैं बच नहीं पाऊंगा। जब वो मुझे चाट रहा था, जब वो मेरी छाती पर बैठा था, उसकी वो हंसी, उसका वो चेहरा और मेरी छाती पर यूं बैठ जाना उसका, बहुत भयानक था वो। उसका गुर्राना अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है, उसकी आवाज़ अभी भी मैं सुन पा रहा हूँ। हमारी ताकत उस भेड़िए के सामने कुछ भी नहीं। उस हादसे के बाद से मैं सभी को कहता हूँ, रात को मीठा खा के बाहर मत जाना। ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेरी अभी तक की जितनी भी कहानियाँ हैं, ये कहानी सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। अगर आपको सच बताऊं तो मैं इस कहानी को रिकॉर्ड करने में डर रहा था। ये कहानी मुझे एक ईमेल के द्वारा मेरे एक फॉलोअर ने भेजी थी। कहानी थोड़ी बड़ी है, तो इसको 2 भागों में बांटा है। बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राजू है और ये घटना मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी। कहानी कितनी सच है ये तो पता नहीं, पर जब मैं छोटा था तब मैं पिताजी से जिद किए जा रहा था कि मुझे कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने अपनी बुआ को नहीं देखा ना कभी, चलो आज मैं तुम्हें उसी की कहानी सुनाता हूँ। ये सच बात है कि मैंने अपनी बुआ को कभी देखा नहीं था। सुना था कि मेरे पिताजी जब छोटे थे तभी उनकी मौत हो गई थी। मैंने कभी उनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी। घर वालों को भी कई बार ये कहते हुए सुना था कि उनकी मौत बड़ी भयानक थी। घर में कोई उनकी मौत की बात करना नहीं चाहता था। अब मैं ये कहानी मेरे पिताजी की ज़ुबानी सुनाता हूँ। कहानी तब की है जब हमारा गांव एक बहुत छोटा सा गांव था। बस कुछ 20 या 25 मकान थे गांव में। घर में लाइट तो थी, पर कोई भरोसा नहीं होता था, कभी भी आती जाती रहती थी। गांव में जो भी मकान थे वो गांव से कुछ कुछ दूरी पर थे और बाकी जगहों पर बरगद, पीपल और नीम के पेड़ थे। कहीं छोटे पौधे तो कहीं कमर तक उगी हुई घास थी। अंधेरा होने पर गांव में इतना सन्नाटा फैल जाता कि घर के बाहर निकलने में भी डर लगता था। ऐसी ही एक रात जब अंधेरा काफ़ी हो चुका था और मैं दूसरे एक गांव से अपने गांव वापस आ रहा था। रास्ता थोड़ा कच्चा होने की वजह से चलने में तकलीफ हो रही थी, तो मैं रास्ते को ढूंढता हुआ और आसपास देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में गांव वालों ने कुछ लाइटें तो लगाई हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह वो आज भी बंद थी। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, पर फिर भी आंखों को अंधेरे की आदत पड़ने के कारण थोड़ी थोड़ी जगह नज़र आ रही थी। सामने कुछ कुछ नज़र आ रहा था। सन्नाटा इतना था कि हर तरफ झींगुर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं हर एक आहट को सुनते हुए गांव की तरफ बढ़े जा रहा था। चलते चलते मेरा गला तक सूख चुका था। कभी कभी हम लोगों के बीच काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन असली डर का एहसास तो ऐसे में होता है। असल में डर क्या होता है ये अंधेरे में पता चलता है, जब हम किसी सुनसान जगह पर अकेले होते हैं और वहाँ का माहौल भी उतना ही डरावना होता है। मैं जल्दी जल्दी अपने पैर जमाते हुए उस कच्चे रास्ते पर घर की तरफ बढ़े जा रहा था। मेरा घर अब भी कुछ दूरी पर था कि तभी मैंने एक बरगद के पेड़ के पास कुछ हलचल सुनी। मैं वहीं अपनी जगह पर रुक गया। मैंने तिरछी नज़र से वहाँ देखा तो वहाँ कोई बैठा हुआ था। मैंने फिर उसे ठीक से देखने की कोशिश की और घबराते हुए उसे आवाज़ दी, कौन है? तो सामने से जवाब आया, भैया मैं हूँ। वो मेरी बहन की आवाज़ थी। मैंने उससे कहा, नेहा तू जानती है ना कि आज अमावस की रात है, तू यहाँ क्या कर रही है? तो मेरी बहन ने रोते हुए कहा कि वो मैं अपने दोस्त के घर खेलने गई थी, पर खेल खेल में वक्त का पता नहीं चला। अंधेरा होने पर वो उनके घर से तो निकली थी, लेकिन किसी आवाज़ को सुनकर डर के मारे यहीं पेड़ के पीछे छुप गई। जब मैंने उसे हाथ लगाया तो वो डर के मारे बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। तब मैं उसे पकड़ते हुए घर ले गया।
वो डर रही थी कि कहीं माँ को पता ना चल जाए, वरना माँ बहुत मारेगी। माँ को बस इतना पता था कि वो अपने दोस्त के यहाँ खेलने गई है और वो मेरे ही घर आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी बहन उम्र में मुझसे 3 साल छोटी थी। उसकी उम्र तब 15 साल की हो चुकी थी और उस वजह से घर में आए दिन उसकी शादी की बातें हुआ करती थी। घर के अंदर आते ही वो सीधे पीछे रसोई की ओर चली गई। मैं भी माँ से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। उस रात नेहा ने खाना भी नहीं खाया। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। माँ ने बस उसे थोड़ा सा दूध दिया और हम सोने चले गए। बीच रात एक बहुत अजीब सी गड़गड़ाहट भरी आवाज़ सुनकर मेरी और मेरी माँ की नींद टूट गई। हमने उठकर देखा तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी, तो माँ ने अपने तकिए के पास रखी मोमबत्ती और माचिस निकाली। उसे जलाकर हम यहाँ वहाँ देखने लगे। पता नहीं तब वक्त क्या हो रहा था। तब मैंने मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि नेहा अपने बिस्तर से उठकर बैठी हुई थी और एक अजीब सी गड़गड़ाहट भरी आवाज़ निकाल रही थी। माँ ने उसे आवाज़ दी, नेहा, नेहा क्या हुआ तुझे? ऐसे आवाज़ क्यों निकाल रही है? तभी किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। हमें लगा शायद पिताजी आए होंगे, लेकिन मैं अपने बिस्तर से उठता उससे पहले नेहा बिना कुछ कहे अपने बिस्तर से उठ के दरवाज़ा खोलने चली गई। मैंने अपने बिस्तर से उठते हुए उससे कहा, नेहा क्या कर रही है? रुक, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। लेकिन तब तक उसने दरवाज़ा खोल भी दिया था और वो सीधा घर के बाहर चली गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। माँ भी उसकी यह हरकत देखकर थोड़ी घबरा गई थी। मैंने लालटेन जलाई और उसके पीछे पीछे चला गया। चलते चलते सीधे उस बरगद के पास जाकर रुक गई वो। मैंने उससे कहा कि नेहा, तू सच में पागल हो गई है क्या? ये क्या वक्त है यहाँ पर आने का? उसने उसी गड़गड़ाहट भरी आवाज़ में कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए। एक पल के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी माँ पीछे दरवाजे पर खड़े होकर हमें ही देख रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बाहर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर दरवाज़ा किसने बजाया था? लेकिन तब मैं उस काले घने अंधेरे में और घने सन्नाटे में किसी आहट को महसूस कर पा रहा था। मैं नेहा को खींचते हुए घर ले गया और माँ से कहा कि उसे बहुत भूख लगी है और शायद इसी वजह से नींद में उठकर वो बाहर चली गई थी। माँ ने उसे खाना दिया, लेकिन नेहा ने रात भर उल्टियाँ की। उसकी तबीयत सच में ख़राब थी। दूसरे दिन मैं उसे पास के गांव में एक सरकारी अस्पताल में लेकर चला गया। वहाँ उसे दिखाया और दवाइयाँ लेकर हम वापस घर आ गए। पिताजी शहर के कारखाने में काम किया करते थे, तो ज़्यादातर वो रविवार को ही घर आते थे और तब तक घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर रहा करती थी। उस रात के बाद से नेहा अब थोड़ी चुपचाप सी रहने लगी थी। दिन भर वो काफ़ी शांत रहती थी, लेकिन रात होते ही उसमें बहुत अजीब से बदलाव देखने को मिलते। माँ का पूरा दिन तो घर के कामों में, खेतों में निकलता था, तो वो सब उसे इतना नज़र नहीं आता था, पर मैं सब समझ रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसे बीच रात भूख लगने लगती थी। कुछ खाने को दो तो उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती थी। पिछले 3-4 दिनों से उसे ये तकलीफ़ हो रही थी और अब तो उसे कई बार दिन में भी उल्टियाँ आनी शुरू हो गई थी। माँ को भी रात में जागना पड़ता था। उस वजह से माँ की भी तबीयत खराब हो गई थी। एक रात नेहा को हर रात की तरह उल्टियाँ आने लगी थी, तो माँ भी जल्दी से बाहर नहीं गई। नेहा उल्टियाँ करते हुए दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। बहुत वक्त हो गया था, लेकिन वो अंदर नहीं आई। तो कुछ वक्त बाद माँ उसे देखने के लिए उठकर बाहर चली गई। वहाँ कुत्ते भौंक रहे थे। देखा तो नेहा दरवाजे के पास बेहोश पड़ी हुई थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ लगातार आ रही थी। माँ ने जल्दी से मुझे जगाया। मैं और माँ दोनों उसे उठाकर घर के अंदर ले आए। तब माँ ने जल्दी से हॉस्पिटल जाने को कहा। आस पड़ोस के लोगों को लेकर मैं उसे उसी वक्त हॉस्पिटल ले गया। सुबह तक उसे होश नहीं आया, लेकिन अचानक से दोपहर को वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैं तब एक कोने में बैठा उसकी हरकतों को देख रहा था।
वो किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी, बस शांत चुपचाप बैठी हुई थी। लेकिन उसकी नज़र किसी चीज़ को घूर रही थी। मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ नेहा देख रही थी, बहुत देर से घूर रही थी। तो वहाँ खिड़की में एक कौवा बैठा हुआ था। वो उसे घूरते हुए बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी। उसी दोपहर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया था। हम अंधेरा होने से पहले घर पहुंच गए थे। उस रात भी नेहा ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। रात के वक्त मैं खाट पर सो रहा था कि बीच रात मेरी कौवों की आवाज़ से नींद टूट गई। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि रात के वक्त कभी कौवे या कोई पंछी आवाज़ नहीं करते। मुझे लगा कोई जानवर आ गया होगा। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो नेहा घर के आंगन में बैठी थी। वो शायद पूर्णिमा की रात थी और अंधेरा होने के बावजूद भी सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं उठकर कमरे से बाहर गया तो माँ आराम से सो रही थी। घर का दरवाज़ा खुला था और मेरी बहन नेहा घर के आंगन में बैठी हुई थी। वो इतनी रात को वहाँ क्या कर रही थी पता नहीं। मैं उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने दरवाजे से उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो मैंने दोबारा से उसे ज़ोर से आवाज़ दी, नेहा इतनी रात को बाहर क्यों बैठी है, माँ क्या कर रही है? और फिर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और वो मुझे चुप रहने के लिए कह रही थी। मैंने देखा कि उसने अपने दोनों हाथों में एक मरा हुआ कौवा पकड़ रखा था और वो उसके मांस को अपने दांतों से नोच नोच कर खा रही थी, किसी जानवर की तरह। वो देख मेरी फिर से आवाज़ देने की हिम्मत नहीं हुई। मैं माँ को जगाना तो चाहता था, लेकिन सोचा कि माँ को जगाया तो वो भी खामखा ये देख कर डर जाएगी। उन दोनों को संभालना मेरे अकेले के बस में नहीं था। अगले ही दिन पिताजी घर आने वाले थे, तो सोचा कि पिताजी को सब बता दूंगा। ये सोचकर मैं फिर से अपने कमरे में चला गया और चुपके से खिड़की के बाहर देखने लगा। कुछ वक्त बाद नेहा धीमे कदमों के साथ घर के अंदर आ गई। अंदर से दरवाजे को बंद किया और वो सीधे बाथरूम में चली गई। मैं बस चुपचाप उसकी हरकतों पर नज़र रख रहा था। तब मुझे अंदर से पानी की आवाज़ सुनाई पड़ी। कुछ ही देर में वो बाथरूम से बाहर की ओर आ गई और कमरे के एक कोने में लालटेन थी, उसे बुझाने लगी। लेकिन लालटेन को बुझाते हुए उसने बिना देखे गड़गड़ाती आवाज़ में कहा, मुझे घूरना बंद कर और सो जा। उस वक्त मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने उस कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जाकर अपनी खाट पर सो गया। उस रात मुझे ज़रा भी नींद नहीं आई। अब फिर से बाहर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लगा कहीं वो दरवाजे के पास खड़ी हुई तो उसका सामना करने की मुझ में अकेले में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। दूसरे दिन पिताजी घर पर आ गए। घर आते ही वो नहा धोकर किसी काम से बाहर चले गए थे। वापस आते आते उन्हें शाम हो गई थी। मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बताई जो मैंने महसूस की थी और अपनी आंखों से देखी थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये सच है तो मैं इस पर ज़रूर कोई उपाय करूँगा। उस रात पिताजी घर पर ही थे और मैं अकेले सोने की बजाय उनके साथ ही उनके कमरे में सोने चला गया। अब उस रात भी फिर वही हुआ। बीच रात हम सबको पानी की आवाज़ आने लगी। हमने उठकर देखा तो नेहा अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने पिताजी से कहा वो ज़रूर बाथरूम में होगी। हमने बाथरूम की ओर जाकर देखा तो नेहा बाथरूम के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी हुई थी और अपने एक हाथ से अपने ऊपर पानी पर पानी डाले जा रही थी। सबसे पहले तो माँ ने उसे आवाज़ दी, लेकिन नेहा को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो फिर माँ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश की तो माँ का हाथ जल उठा और वो बाहर चली आई। माँ ने बताया कि नेहा को बहुत तेज़ बुखार है, इतना कि उसे छुआ भी नहीं जा रहा था। पिताजी ने उसे जाकर बाहर आने को कहा तो नेहा गुस्से भरी आंखों से उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों में खून उतर चुका था और चेहरा सफ़ेद पीला सा नज़र आ रहा था। उसकी आंखें और चेहरा देख पिताजी भी थोड़े डर गए थे। तब मैं भी थोड़ा आगे बढ़ा तो वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हुए पिताजी और मुझे घूरने लगी और हमें घूरते घूरते वो बेहोश होकर गिर पड़ी।
पिताजी उसे लेकर अंदर के कमरे में चले गए। वो रात भर उसकी देखभाल कर रहे थे, पर उन्हें तब कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्हें लगा कि किसी ने उसे कुछ खिलाया पिलाया होगा। तो उनके कहने पर सुबह होते ही मैं डॉक्टर को घर पर लेकर आ गया। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि नेहा बीमार नहीं है। तो आखिर नेहा के साथ हुआ क्या था जो वो ऐसा कर रही थी? उसमें इतने बदलाव क्यों हो रहे थे? जानने के लिए बस इंतज़ार कीजिए कहानी के अगले भाग का। अभी तो इस कहानी की शुरुआत हुई है, डर अभी बाकी है। कहानी को ठीक वहीं से शुरू करते हैं जहां इसका पहला भाग खत्म हुआ था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि नेहा बीमार नहीं थी। उसे एक अलग ही तरह का बुखार है। वो ज़रूर कल रात भी बाहर गई होगी। वहाँ से कुछ मांस वगैरह खाकर घर के अंदर आ गई होगी। नेहा रात भर बेहोश थी। डॉक्टर ने घर आकर उसको चेक किया तो उसे बुखार नहीं था और उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने कुछ सामान्य सी दवाइयाँ दी और आराम करने के लिए कहा। मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की कि नेहा बीमार नहीं है। उसे जैसे किसी चीज़ ने डस लिया हो, कोई भूत पिशाच वगैरह उसके पीछे लग गया है। पर वो मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे थमाते हुए कहा कि अगले दिन सुबह वो वापस काम पर जाने वाले हैं, तो घर का सारा ख्याल फिर से मुझे ही रखना था। और उस रात भी हम सब एक कमरे में ही सोए थे। बस नेहा दूसरे कमरे में खाट पर सो रही थी। रात के करीब 2 बज रहे होंगे कि बर्तनों की आवाज़ सुन हम सबकी नींद खुल गई। हमने उठकर देखा तो पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैल चुकी थी। वो किसी सड़े हुए मांस की बदबू की तरह थी। माँ उठकर यहाँ वहाँ देखने लगी। पिताजी भी जाग गए थे। उन्होंने नेहा के कमरे में जाकर देखा तो वो वहाँ नहीं थी। मैं समझ गया था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। माँ ने लाइट चालू करनी चाहिए, पर लाइट भी चली गई थी। हमारे यहाँ लाइट जाना बहुत आम बात थी। माँ ने अपने तकिए के पास रखी मोमबत्ती और माचिस निकाली। माँ ने उस अंधेरे में मोमबत्ती जलाई और रसोई की तरफ जाने लगी। मैं भी डरते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। उस मोमबत्ती की रोशनी में कुछ नज़र आ रहा था। वो बदबू इतनी तेज़ थी कि हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं माँ के साथ साथ आगे जा रहा था। असल में मुझे अकेले कमरे में रुकने से डर लग रहा था। पिताजी तब तक दूसरे कमरों को देख रहे थे। हम सामने से एक कमरे को पार करते हुए रसोई में पहुंचते हैं। खिड़की से आती चांद की रोशनी पूरी रसोई में फैली हुई थी। उस रोशनी में हमने देखा कि रसोई में कोई तो था। मैं उसे देखते ही पहचान गया कि ये नेहा ही है। मैं रसोई की चौखट पे ही रुक गया। माँ मोमबत्ती लेकर अंदर चली गई और उसने पीछे से मेरी बहन को आवाज़ दी, नेहा, इतनी रात को रसोई में क्या कर रही है? भूख लगी थी तो मुझे बता देती। मेरी बहन ने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं इस रोशनी में देख पा रहा था कि उसके बाल खुले हुए थे। उसकी सांसों की अजीब सी आवाज़ को मैं पूरी रसोई में महसूस कर पा रहा था। माँ भी उसका वो रूप देखकर थोड़ी डरी हुई थी। माँ ने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की। नेहा इतनी रात को वहाँ क्या कर रही है? पर सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। माँ ने रसोई की फर्श की ओर देखा तो रसोई में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है और नेहा किसी जानवर का मांस खा रही थी। नेहा के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और वो चाकू से मांस को काट काट कर खा रही थी। वो देख के माँ की आवाज़ गले में ही अटक गई। माँ बस खड़े के खड़े नेहा को देखे जा रही थी। मेरे कदमों के पास कुछ मुलायम सा महसूस हुआ। माँ भी तब तक पीछे आ गई। मैंने नीचे देखा तो वहाँ किसी जानवर का मांस खून से लथपथ और शरीर के बाकी टुकड़े पड़े हुए थे। वो देख माँ बहुत ज़ोर से चीख उठी। रसोई में हर तरफ बस खून ही खून नज़र आ रहा था, सिर्फ खून ही खून। माँ की आवाज़ सुनकर पिताजी भी वहाँ दौड़ के आए। पिताजी आगे बढ़कर नेहा को रोकना चाहते तो थे, पर तभी नेहा ने बिना कुछ देखे चाकू उनकी तरफ कर दिया और इशारे से उन्हें अपनी जगह पर रुकने को कहा। वो नज़ारा देखकर पिताजी भी समझ गए कि वहाँ क्या हुआ है। उन्होंने किसी तरह माँ को रसोई से बाहर निकाला। नेहा का भयानक रूप देखकर वो भी डर गए थे
और तभी तभी मैंने वो भयानक आवाज़, वो डरावनी आवाज़ सुनी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए। माँ, मैं और पिताजी हम सब नेहा की हालत देख रहे थे कि तभी नेहा अचानक से सब कुछ वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई, एकदम शांत और दबे कदमों के साथ, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि वहाँ क्या हुआ है। वो हमारे बिल्कुल सामने से निकल गई, पर उसने एक नज़र हमारी तरफ देखा तक नहीं। पिताजी ने जाकर नेहा के कमरे को बाहर से बंद कर दिया। माँ कुछ बोलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन माँ के गले में आवाज़ जैसे अटक सी गई हो, आवाज़ निकली ही नहीं। माँ ने बस इशारा करते हुए खिड़की के बाहर देखने को कहा। तब पिताजी ने खिड़की की ओर देखा और वहाँ देखकर वो भी डर के मारे कांपने लगे। खिड़की के बाहर कोई परछाई थी जो घर के अंदर झांक कर देख रही थी। माँ अब डर के मारे रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। उन्होंने माँ और मुझे एक कमरे में रुकने को कहा और उन्होंने अकेले ही सब कमरों को साफ किया। पूरे घर में धूप अगरबत्ती जलाई और रात भर वो भगवान की पूजा करने लगे। पूजा करते करते सुबह हो गई। पिताजी ने नेहा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा। नेहा अभी भी गहरी नींद में थी। तभी एक पड़ोसी ने माँ को ज़ोर ज़ोर से पुकारते हुए बाहर आने को कहा। पिताजी और माँ हम सब बाहर चले गए। वहाँ जाकर देखा तो घर के आंगन में कई सारे कौवे मरे पड़े थे, कुछ तो अभी भी तड़प रहे थे। पिताजी ने मुझे तुरंत उनके एक दोस्त को घर बुलाकर लाने को कहा। उनके वो दोस्त भूत पिशाच के बारे में जानते थे। मैं पास के गांव जब उनके घर गया तब वो घर पर नहीं थे, तो मैं वहीं उनके घर वालों को अपने घर की सारी बातें बताकर वापस आ गया। और मेरे घर आने के कुछ ही मिनट में वो भी आ गए। दिखने में वो साधारण सा आदमी था, कोई साधु या बाबा जैसे वेश में नहीं था। कुर्ता पजामा और सर पर पगड़ी। घर के अंदर आते ही उन्होंने एक अजीब सी चीज़ को महसूस किया। नेहा को हमने खाट से बांध रखा था और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। नेहा का पूरा रूप बदल गया था। हमारी मासूम सी नेहा अब किसी भयानक डरावनी शक्ति के रूप में बदल चुकी थी। शरीर पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ नजर आ रही थी, तो आंखें किसी बूढ़े इंसान की तरह अंदर चली गई थी। चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी वो हालत देख मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। उस आदमी ने घर के अंदर आते ही अपनी जेब से एक थैला निकाला और उसमें रखी भस्म निकालकर नेहा के चारों तरफ एक गोल आकार बनाया और वहीं सामने एक गोल आकार बनाकर उसके बीचों बीच में एक नींबू रख दिया। उसके बाद वो हमारे पास आए। अपनी दूसरी जेब से कुछ भस्म निकालकर उन्होंने उसे हम सबके माथे पर लगाया और वो आदमी नेहा के आगे दूसरे घेरे में जाकर बैठ गया। पास से एक छड़ी ली और उसे ज़मीन पर मारने लगा कि तभी नेहा हलचल करने लगी और वो नींबू भी अपना रंग बदलने लगा। नेहा पालती मारकर बैठी हुई थी। बाल चेहरे पर आ चुके थे और उससे पूरा चेहरा ढका हुआ था और वो बस ये आवाज़ किए जा रही थी। उस आदमी ने छड़ी को ज़मीन पर मारते मारते नेहा की ओर उठाया कि तभी उसने अपनी खून भरी नज़र उस आदमी की तरफ रोक दी। तभी उस आदमी ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने शुरू किए और फिर नेहा ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन वो चीखने की आवाज़ नेहा की नहीं थी, वो आवाज़ किसी आदमी की थी। वो जैसे चीखने लगती, नींबू का रंग अपने आप बदल जाता था। नेहा की हालत देखकर माँ भी रोने लगी। पिताजी माँ को बाहर के कमरे में लेकर चले गए। मैं भी वो सब देख बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं वो सब कुछ देखना चाहता था। उस आदमी ने फिर से कुछ भस्म जैसा निकाला और नेहा के माथे पर लगाया। नेहा झट से पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब पहले से ज़्यादा खून उतर चुका था। सूखी लाल नज़रों के साथ वो एक एक को देख रही थी। कभी बीच में ही सोने का नाटक करती तो कभी चीखती चिल्लाती। इतना सब होने के बाद भी वो पिशाच नेहा के शरीर से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब आखिरकार उस आदमी ने थोड़ा सा भस्म अपने हाथों में लिया
और उसे नींबू पर रखते हुए नेहा के मुंह में दबा दिया और भस्म मुंह में जाते ही वो जोर जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उस आदमी ने तब मेरे पिताजी से कहा कि आपकी बेटी को अब भी पूरी तरह से उस पिशाच, उस बुरी आत्मा से छुटकारा नहीं मिला है। तब उन्होंने एक मंदिर का नाम बताया कि जल्दी से जल्द आपको इसे वहाँ ले जाना होगा, तभी शायद कुछ हो सकता है। वो पिशाच बहुत ताकतवर है। वो अभी तो चला गया है, लेकिन मौका मिलते ही वो वापस आ जाएगा और आपकी बेटी को पकड़ लेगा। मेरे पिताजी और माँ नेहा को लेकर उस मंदिर के लिए निकल गए। वो मंदिर कहाँ था, कितनी दूर था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन रात तक वो घर नहीं लौटे। उस रात मैं अकेला ही घर पर था। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मैं कमरे में सोने चला गया। मेरा ध्यान बार बार खिड़की से बाहर जा रहा था, तो मैं खिड़की बंद करके सो गया। मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए। एक अजीब सी आवाज़ में ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मेरे बिस्तर के पास कोई बैठा हुआ है और रात के उस घने अंधेरे में काले घने बालों से ढका हुआ उसका वो चेहरा और बालों के बीच से दिखाई देती उसकी खून भरी आंखें जो कि मुझ पर ही टिकी हुई थी। उस सन्नाटे में मैं उसके गले से आती गड़गड़ाहट भरी आवाज़ सुन पा रहा था। इतने में उसने अपना बायां हाथ मेरी छाती पर रख दिया। हाथ रखते ही मेरी धड़कनें और तेज़ हो गई। पता नहीं वो क्या करना चाहती थी। और तभी दाएं हाथ से एक छुरा मेरी गर्दन पर रखते हुए मेरी गर्दन पर घुमाया और मैं चीखते हुए नींद से जाग गया। क्या डरावना सपना था। मैं अब भी डर से कांप रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने डरते हुए कमरे में यहाँ वहाँ देखा तो हाथ को हाथ ना दिखाई दे, इतना घना अंधेरा। अपने आप को शांत किया और फिर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। मुझे अब बार बार नेहा का ख्याल आने लगा। मेरी नज़र अभी भी खिड़की के बाहर जा रही थी। खिड़की के बाहर से आसमान नज़र आ रहा था। चांद की रोशनी से वो आसमान सफ़ेद काला दिखाई पड़ रहा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। कमरे में अकेला होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन इस भयानक सन्नाटे में बस एक आवाज़ थी जो इस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। बाहर से आती कुत्तों के रोने की आवाज़ और गरजते हुए बादल, शायद बारिश होने वाली थी। इन सब में मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब मेरे सर के पास बैठा हुआ है, जिसके हाथ में धारदार चाकू है और वो बस मेरे सोने का इंतज़ार कर रहा है। वो मेरे कमरे में कहाँ है ये बताना मुश्किल है, पर इसकी आहट को मैं अब भी महसूस कर पा रहा था। मैंने अपनी एक तरफ से दूसरी तरफ करवट बदली। तब मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सर के पास बैठा हुआ है, लेकिन मेरे करवट बदलते ही वो उठकर खड़ा हुआ। मगर वो कौन था? घर पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो कौन है जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ? मैं अब आसपास होती हर एक आहट को सुनने की कोशिश करने लगा। मैं किसी के चलने की आवाज़ महसूस कर पा रहा था। मैं सुन पा रहा था। कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में चलकर जा रहा था। कभी वो आवाज़ मुझे दूर जाती सुनाई देती तो कभी मेरे करीब आती और मैं अपने शरीर को सिकोड़ कर पड़ा रहता। जब कभी हमें घर में अकेला होने के बाद ऐसा महसूस होता है तो तुम्हारा दिल कांप उठता है, लेकिन वो क्या है, वो देखने की हमारी हिम्मत नहीं होती। मेरा गला अब तक सूख चुका था। मेरी उठकर पानी पीने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही पड़ा रहा। सब शांत होने पर मैंने खिड़की से आती चांद की रोशनी में घड़ी में देखने की कोशिश की। रात के 2:15 हो गए थे। अब तक हमने जो भी अजीब देखा था या महसूस किया था वो ठीक 2 बजे के करीब ही घटा था। वो माहौल ऐसा था कि ये घर मुझे निगल जाएगा। मैं उस एहसास की वजह से रात भर सोया नहीं था। रात के 3 बजे के करीब धड़ाम से घर का दरवाज़ा अपने आप खुला। वो इतनी तेज़ आवाज़ थी कि मेरा दिल थोड़ी देर के लिए धड़कना बंद हो गया। मैंने धीरे से उठकर देखा तो मैंने किसी परछाई को घर से बाहर जाते हुए देखा। कुछ ही देर में मेरे पिताजी और माँ भी घर पर आ गए, लेकिन उनके साथ नेहा नहीं थी। उन्होंने कुछ दिनों तक तो मुझसे झूठ कहा
कि नेहा का इलाज हो रहा है वहाँ पे, इसलिए उसको वहाँ मंदिर में छोड़ के आए हैं। लेकिन कुछ दिन तक नेहा की घर में कोई बात नहीं हुई, तो मैंने बार बार माँ और पिताजी से पूछा कि क्या हुआ है उसे, मुझे बताओ नेहा कहाँ है। तब पिताजी ने मुझे शांत रहते हुए कहा, नेहा की उसी दिन मौत हो गई थी जिस दिन उसे मंदिर ले जा रहे थे। वो हमसे बार बार ये कह रही थी कि उसे भूख लगी है, उसे खाने के लिए मांस चाहिए, पर हमने उसे जकड़ रखा था। लेकिन मंदिर तक पहुंचते पहुंचते नेहा ने अपने हाथों और पैरों को बुरी तरह से नोच लिया था। एक वक्त तो ऐसा था जब उसने अपनी खुद की आंख निकाली और उसे खा गई। मंदिर तक पहुंचने से पहले ही उसका खून इतना बह चुका था कि उसकी मौत वहीं पे हो गई थी। नेहा के साथ अचानक ये सब क्या हो गया था, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पिताजी ने घर आकर घर की शुद्धि करवा ली। तब उन्होंने बताया कि जिस अमावस्या की रात नेहा बाहर खेलने गई थी, उस रात वापस घर आते आते एक आवाज़ को सुनकर वो बरगद के पेड़ के पास छुप गई थी। तब उसने देखा कि कुछ काली परछाइयाँ खिसकती हुई उसकी तरफ बढ़ी चली जा रही थी। वो देख नेहा बहुत डर गई थी। वो समझ नहीं पाई कि करना क्या है, और किसी बुरी ताकत और पिशाच ने नेहा को अपनी चपेट में ले लिया था। ये सब वहीं से शुरू हुआ था, और नेहा की मौत के साथ सब खत्म हो चुका था, सब खत्म हो गया था।